हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं 12th स्टैंडर्ड के अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 3 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसमें हमने 4 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। हमने उसमें क्या क्या पढ़ा, इंट्रोडक्शन पढ़ा है हमने इस चैप्टर का, और कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, फिर कैलकुलेशन ऑफ गुडविल एंड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हमने पढ़ लिया है। अब इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं। तो हम ये जानेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों बनाते हैं और कब बनाते हैं, और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या क्या पास करनी पड़ती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 3 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर। इस चैप्टर में हमने 4 लेक्चर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, जिसमें कि फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा है इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सेकेंड लेक्चर में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। थर्ड लेक्चर में हमने पढ़ा था कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और फोर्थ लेक्चर में हमने पढ़ा था ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ये चारों ही ट्रीटमेंट्स एंड कैलकुलेशन आपके सिलेबस के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके सिलेबस का 3 टॉपिक इस चारों कैलकुलेशंस एंड ट्रीटमेंट्स पे डिपेंड है। आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 3 दैट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर, चैप्टर नंबर 4 दैट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, और चैप्टर नंबर 5 दैट इज डेथ ऑफ पार्टनर। ये तीनों ही चैप्टर्स में ये सारे कैलकुलेशंस एंड ट्रीटमेंट्स आपको करने पड़ते हैं, इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इसमें से एक भी वीडियोस नहीं देखा है, कोई वीडियोस गलती से छूट गया हो, तो प्लीज़ उसे देखिए। मैं इन सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए अब हम बात करते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट की। हम ये जानेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, कब बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, और इससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होती है, कैसे पास करते हैं। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ये अकाउंट हम कब बनाते हैं ये जानते हैं पहले। तो जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है, जब भी पार्टनर्स का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, तब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो कब कब पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंजेस आता है? सबसे पहले तो व्हेन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस, ठीक है। सेकेंड कब होता है चेंज इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में? एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के वक्त। जब भी बिजनेस में कोई न्यू पार्टनर ऐड होता है, तब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है, चेंज आता है, तब भी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। थर्ड, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब भी बिजनेस से कोई पार्टनर रिटायर्ड होगा, बिजनेस छोड़ के जाएगा, तब इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बदलाव आता है, और तब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। उसके अलावा और डेथ ऑफ पार्टनर। तो जब भी किसी पार्टनर का डेथ हो जाए, तो उस केस में भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं पार्टनर्स के, और उस केस में भी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। ना कि सिर्फ रीवैल्यूएशन अकाउंट, बल्कि ये चारों जो लेक्चर हमने पहले कवर किया है, उसमें जो भी कैलकुलेशन मैंने सिखाया है, जैसे कि पहला क्या, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरा क्या काम करना पड़ता है हमें, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, और थर्ड ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, और फोर्थ दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना अकाउंट। ये चारों ही काम हमें जब भी पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होंगे, इन सारे केसेस में, सारे रिकॉन्स्टिट्यूशन के केसेस में, तब हमें ये सारा काम करना पड़ेगा। ये सारे कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे, ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमने ये देख लिया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट दैट इज, जिसे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं, ये हम कब बनाते हैं ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि इसे क्यों बनाते हैं, ये जानेंगे एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज ये एक फर्म है, और इस फर्म को स्टार्ट किया था 2 लोगों ने, 2 पार्टनर ने मिलके, दैट इज पार्टनर ए और ये दूसरा पार्टनर जिसका नाम था बी। सपोज ये फर्म स्टार्ट हुआ था 2015 में। ये फर्म इन्होंने स्टार्ट किया था बहुत साल तक चलाने के लिए, लेकिन इस फर्म में बीच में
मान लो कुछ 2020 में फॉर एग्जांपल इन्हें ऐसा लगने लगा कि इस फर्म को और एक्सपांड करने की ज़रूरत है और बढ़ाने की ज़रूरत है। कब ऐसा लगने लगा? मान लो 2020 में इन्हें ऐसा लगने लगा कि हमें अपने फर्म को, अपने बिजनेस को और एक्सपांड करना चाहिए। तो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए इन्हें क्या लगेगा? और कैपिटल लगेगा और काम भी बढ़ेगा। तो ए और बी ने सोचा कि हम और एक पार्टनर को ऐड कर लेते हैं, जिससे कि कैपिटल भी आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क भी हो जाएगा, काम भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ से मान लो इन्होंने और एक पार्टनर को ऐड कर लिया। ए और बी तो थे ही बिजनेस में, ये ए और ये बी, ये दोनों थे बिजनेस में। इन्होंने और एक पार्टनर को ऐड कर लिया जिसका नाम था सी। अब यहाँ से पार्टनर, इस बिजनेस का 3 पार्टनर हो जाएंगे, ए बी एंड सी। लेकिन इसके पहले तक कितने पार्टनर थे? जब इसे ऐड किया, मान लो इसे ऐड किया 1 अप्रैल 2020 में सी को इन्होंने ऐड किया अपने बिजनेस में। तो 1 अप्रैल 2020 से पहले कौन कौन पार्टनर थे? ए एंड बी ही सिर्फ पार्टनर थे इस पूरे दौरान, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। लेकिन अब 1 अप्रैल 2020 से कितने पार्टनर्स हो गए? 3 पार्टनर हो गए। कौन कौन? ए, बी एंड सी, 3 पार्टनर हो गए। अब यहाँ पे एक बात बताओ कि इतने यहाँ से 2015 से लेके 1 अप्रैल 2020 तक के बीच में जो भी प्रॉफिट होगा, क्या उसमें हम सी को शेयर देंगे? जो भी प्रॉफिट होगा, क्या उसमें सी को शेयर मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए। सी को शेयर नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे पार्टनर्स कौन थे? ए और बी थे। सी तो यहाँ ऐड हुआ 1 अप्रैल 2020 में, तो उसके पहले के जो भी प्रॉफिट्स थे वो किसके बीच बंटना चाहिए? सिर्फ ए और बी के बीच बंटना चाहिए। अगर वो सी को भी शेयर देंगे तो ये तो इनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी, राइट। तो इसीलिए ये प्रॉफिट सिर्फ किसके बीच बंटना चाहिए? ए और बी। और यहाँ से जैसे ही सी ऐड हो जाता है इस बिजनेस में 1 अप्रैल 2020 से, इसके बाद जो भी प्रॉफिट होगा उसमें क्या हम सी को प्रॉफिट देंगे? उसमें क्या हम सी को प्रॉफिट में से शेयर देंगे? बिल्कुल देंगे। तो यहाँ पे सी को प्रॉफिट में से शेयर मिलेगा, हाँ मिलेगा, राइट। यहाँ तक जो भी प्रॉफिट है उसमें सी को शेयर नहीं मिलना चाहिए क्योंकि सी यहाँ पार्टनर नहीं था। लेकिन जैसे ही सी पार्टनर बन जाता है, हर पार्टनर्स का राइट्स होता है। क्या राइट्स होता है? कि उसे प्रॉफिट में शेयर मिलना चाहिए। तो यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा उसमें सी को शेयर मिलेगा। तो इसीलिए जब भी किसी न्यू पार्टनर को ऐड करते हैं, यहाँ तक का जो भी प्रॉफिट ऐसा होता है जो कि अब तक शेयर नहीं किया है पार्टनर्स ने, उसे शेयर कर लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक ऐसा जो भी प्रॉफिट है बिजनेस में, सी को ऐड कब किया इन्होंने? 1 अप्रैल 2020 को। तो 1 अप्रैल 2020 तक का जो भी प्रॉफिट होगा, ए और बी ने अब तक अगर शेयर नहीं किया है आपस में, उसे बिजनेस में ही रख दिया है, तो इन्हें फटाफट शेयर करके ले लेना चाहिए, आपस में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। क्योंकि अगर वो प्रॉफिट यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है, सी के ऐड होने के बाद भी रह गया, तो उसमें से सी को भी शेयर देना पड़ जाएगा। उस प्रॉफिट में से सी को भी शेयर देना पड़ जाएगा। तो क्या ए और बी ऐसा चाहेंगे कि जो उनका प्रॉफिट है जिसमें वो हिस्सेदार है, सी हिस्सेदार नहीं है, उससे सी को ऐसे ही हम जाने दे उसको आगे और सी को भी शेयर दे? नहीं चाहेंगे, बिल्कुल नहीं चाहेंगे। और इनके साथ तो नाइंसाफी भी हो जाएगी क्योंकि प्रॉफिट किसका? इनका था, सी को तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रॉफिट इन्होंने यहीं पे बांट करके नहीं ले लिया और वो इधर चला गया, मतलब सी के ऐड होने के बाद भी वो वैसा ही बिजनेस में छोड़ दिया, तो सी को भी शेयर देना पड़ेगा उसमें से। इसीलिए जब भी न्यू पार्टनर ऐड होता है तो ये पार्टनर्स क्या करेंगे? उस प्रॉफिट को यहाँ जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। जो भी न्यू पार्टनर के ऐड होने के पहले के जो भी प्रॉफिट्स है, उसे वही न्यू पार्टनर को ऐड होने से पहले ही, उस डेट के पहले ही वो आपस में शेयर कर लेंगे। उसे ऐड करने के पहले आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। कौन से रेशियो में? इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। नहीं तो वो प्रॉफिट आगे जाएगा और फिर उसमें न्यू पार्टनर को भी हक मिल जाएगा, उसे भी शेयर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे केसेस में क्या क्या ऐसे प्रॉफिट्स हो सकते हैं जो कि बिजनेस में ही रहते हैं और इन्हें न्यू पार्टनर को ऐड होने से पहले उसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए? ऐसे कौन से प्रॉफिट्स हैं वो देखते हैं हम। सपोज पहला, प्रॉफिट
एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके अगर आपको लायबिलिटीज में दिया है, क्वेश्चन में लायबिलिटीज में दिया है, मतलब वो क्या होगा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा, जो कि पार्टनर्स के प्रॉफिट्स, बिजनेस के प्रॉफिट्स है, लेकिन उसे बिजनेस में ही एक्यूमुलेट करके जमा करके रखा गया है, उसे अभी तक इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट आपस में नहीं किया है। ओके, तो ऐसे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस लायबिलिटी साइड में जो दिखेंगे ये भी प्रॉफिट होता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। उसके अलावा रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये भी प्रॉफिट्स होते हैं, जो कि मान लो बहुत साल के प्रॉफिट्स हैं, एक्यूमुलेट करके जमा करके बिजनेस में ही रख दिया गया है, इन्हें अभी जरूरत नहीं थी, इसीलिए इन्होंने अभी तक उसे विड्रॉ नहीं किया, आपस में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, बिजनेस में ही रख दिया है। ठीक है, उसके अलावा और भी कुछ टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स होते हैं, जैसे कि इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, उसके अलावा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। इन सारे ही केसेस में, ये जो सारे केसेस हैं, इन सब में इनका प्रॉफिट होगा। ठीक है, इन सब में इनका प्रॉफिट होगा, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और रिजर्व्स एंड सरप्लस अकाउंट। ये जो प्रॉफिट होते हैं ये ऐसे प्रॉफिट होते हैं जो कि बिजनेस में ही, ये वो प्रॉफिट है जो कि इन्होंने बिजनेस में ही छोड़ दिया है, बिजनेस का प्रॉफिट है, लेकिन अभी तक इन्होंने आपस में बांट कर नहीं लिया है, ये बिजनेस में ही छोड़ दिया है, बहुत साल के प्रॉफिट जमा हो रहे हैं और उसे बिजनेस में ही रखा गया है। तो ऐसे प्रॉफिट्स को इन्हें जब न्यू पार्टनर ऐड होगा उसके पहले ही आपस में बांट लेना चाहिए, क्योंकि अगर वो बिजनेस में रह जाएगा तो फिर बाद में उसे सी को भी देना पड़ेगा, सी को भी उसमें से शेयर देना पड़ेगा। तो ये दोनों प्रॉफिट्स ये आपस में बांट लेंगे। उसी तरह से इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स, अगर कोई असेट है बिजनेस में और उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो वो भी इनके लिए प्रॉफिट है, और ऐसे प्रॉफिट को भी इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करके पहले ही ले लेना चाहिए, नहीं तो वो आगे जाके उसमें सी को भी उन्हें शेयर देना पड़ेगा। अब इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट एक एग्जांपल से समझते हैं कि क्यों ये भी प्रॉफिट है और इसे भी उन्हें क्यों बांट कर लेना चाहिए। सपोज फॉर एग्जांपल, ये जब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इन्होंने बिजनेस के लिए एक लैंड लिया था। ठीक है, लैंड जो लिया था इन्होंने, मान लो फॉर एग्जांपल 5 लाख रुपीस का लिया था। अब ये जो लैंड है इसकी कीमत 2020 जब इन्होंने न्यू पार्टनर को ऐड किया उस दिन तक इसकी कीमत मान लो हो गई है 8 लाख रुपीस। तो इन्हें कितने लाख का प्रॉफिट हो रहा है, 3 लाख का। 3 लाख का क्या हो जा रहा है, प्रॉफिट। 3 लाख से इनके वैल्यू, इनकी असेट की वैल्यू बढ़ गई है। तो ये जो 3 लाख है ए और बी को आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए, और यहाँ से जिस दिन से न्यू पार्टनर ऐड होगा उस दिन से इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, बैलेंस शीट में उस असेट की वैल्यू इतनी लिख देनी चाहिए। 5 लाख को बढ़ा के कितनी कर देनी चाहिए, 8 लाख, और जो डिफरेंस है जितने का प्रॉफिट हुआ है वो इनको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो इन्होंने यहाँ पे ये आपस में जितना भी प्रॉफिट हो रहा था ये डिस्ट्रीब्यूट करके नहीं लिया और इसका अमाउंट ये 5 लाख ही यहाँ रहने दिया, उसे चेंज नहीं किया, बैलेंस शीट में 5 लाख ही रख दिया न्यू पार्टनर के ऐड होने के बाद भी, उसके बाद तो मान लो कुछ साल के बाद जब फिर से वैल्यूएशन होगा इसका, तो उस वक्त इसकी कीमत सपोज 10 लाख हो गई होगी फॉर एग्जाम्पल। तो इस 10 लाख की कीमत कितनी, असेट सेल होने के बाद कितनी प्रॉफिट हुई है, ये हम कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट। ये हम कैसे निकालते थे, जो बुक वैल्यू होता था असेट का, बुक वैल्यू, उसमें से हम लेस करते थे सेलिंग प्राइस, राइट। तो मान लो बुक वैल्यू है 5 लाख, उसमें से सेलिंग प्राइस मान लो है 10 लाख, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 5 लाख का प्रॉफिट हो जा रहा है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो इस 5 लाख में से सी को शेयर देना पड़ेगा। लेकिन वही अगर इन्होंने क्या किया, अगर 5 लाख का इस डेट को, जिस दिन न्यू पार्टनर को ऐड कर रहे हैं उस दिन तक कितना उसका प्राइस बढ़ा है, 8 लाख। तो जितना भी 8 लाख इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में यहाँ पे बैलेंस शीट में अगर वो लिख देंगे और जो भी प्रॉफिट हुआ है यहाँ तक वो आपस में अपना डिस्ट्रीब्यूट करके ले लेंगे। तो अब जब सेल होगा तो यहाँ बुक में कौन सा वैल्यू चढ़ गया है, कौन सा वैल्यू लिख दिया है, 8 लाख। तो फिर यहाँ पे हम 8 लाख से, जो बुक वैल्यू है 8 लाख है, तो 8 लाख और सेलिंग प्राइस कितना, 10, तो बैलेंस कितना आ जाएगा, 2। तो 2 लाख में सी को शेयर देना पड़ेगा, ना कि 5 लाख में।
तो ये चाहेंगे क्या कि इसे सी को 5 लाख में शेयर दे दे? नहीं, कम में शेयर देना चाहेंगे, ज़्यादा शेयर नहीं देना चाहेंगे, क्योंकि वो पहले का प्रॉफिट तो इनका हुआ। इसीलिए जब भी न्यू पार्टनर ऐड होता है तो उसके पहले सारे असेट्स की और सारे लायबिलिटीज़ की रीवैल्यू की जाती है, उसके मार्केट प्राइस कैलकुलेट की जाती है, और जो भी असेट्स की वैल्यू बढ़ी है, इंक्रीज हुआ है, तो उससे इनका प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट को इन्हें इनके कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, इन्हें इनके नाम पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, क्योंकि उस प्रॉफिट पे इनका राइट्स है। ठीक है। और उसी तरह से डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है तो वो भी बिजनेस के लिए प्रॉफिट है, वो भी इनके लिए प्रॉफिट है, और ऐसे भी प्रॉफिट इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है। ना कि सिर्फ प्रॉफिट, बल्कि अगर लॉस भी होता है तो लॉस भी इनके बीच ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। किस तरह के लॉसेस हो सकते हैं हम वो देखते हैं, और ये लॉसेस भी इनके बीच ही डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। उसमें हम सी को हिस्सेदार नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो लॉस के जिम्मेदार ये दोनों थे, इनके डिसीजन की वजह से लॉस हुआ है। तो अगर वो लॉस हम आगे बढ़ाएंगे तो सी बोलेगा जब तुमने प्रॉफिट मुझे नहीं दिया तो लॉस में क्यों शेयर ले रहे हो, राइट। तो सी के साथ तो नाइंसाफी हो जाएगी, इसीलिए हम उस लॉस को भी यहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और जो प्रॉफिट होगा उसे भी हम यहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सी के ऐड होने से पहले। तो किस टाइप के लॉसेस आपको दिए रह सकते हैं, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ भी है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ भी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लॉस है और ये प्रॉफिट है? तो जब भी आपको ये लायबिलिटी साइड दिया होगा, जब भी आपको ये लायबिलिटी साइड दिया होगा, और तो फिर आपको समझ जाना है कि ये क्या है, प्रॉफिट है। और जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट असेट साइड में दिया है, असेट साइड में दिया है यानी कि डेबिट बैलेंस दिया है, तो आपको समझ जाना है कि एक्यूमुलेटेड लॉस है। ठीक है। उसी तरह से और क्या लॉसेस हो सकते हैं, जैसे कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट है, असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो लॉस है। उसी तरह से और क्या लॉसेस हो सकते हैं, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है तो ये सब भी क्या है, लॉस है। लायबिलिटी बढ़ गई मतलब लॉस है। ठीक है। ये सारे क्या है, लॉसेस, और ये सारे क्या है, प्रॉफिट्स। तो हम कोई प्रॉफिट भी आगे नहीं जाने देंगे और लॉस भी आगे नहीं जाने देंगे। ना तो लॉस में सी को हिस्सेदार बनाएंगे, ना तो प्रॉफिट में हिस्सेदार बनाएंगे। ना तो धोखा इनके साथ होने देंगे, ना तो धोखा सी के साथ होने देंगे। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी। जितने भी प्रॉफिट या लॉस है, सी जिस दिन ऐड होगा 1 अप्रैल 2020 को, उस दिन सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यूएशन की जाएगी, उनके मार्केट प्राइस निकाली जाएगी, और मार्केट प्राइस अगर बढ़ता है तो असेट का तो प्रॉफिट होगा और वो भी इनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। और अगर लायबिलिटी का मार्केट प्राइस डिक्रीज होता है तो वो इनके लिए प्रॉफिट है, वो भी इनके बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाना चाहिए। उसी तरह अगर किसी भी असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो इनके लिए लॉस है और वो भी इनके बीच ही डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। और अगर किसी भी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो भी इनके लिए लॉस है और वो भी इनके बीच ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा 1 अप्रैल, यानी कि जिस दिन सी को ऐड करना है उसके पहले। ठीक है। और ये जो दो रिजर्व्स एंड सरप्लस और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है प्रॉफिट का, उसी तरह से ये जो लॉसेस है इसकी एंट्री रीवैल्यूएशन में नहीं करते हम। इसकी एंट्री हम ये डायरेक्टली हम कहाँ पोस्ट कर देते हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसे क्रेडिट या डेबिट करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वैल्यू हो चुकी है, इसकी प्रॉफिट निकल चुका है, तो इसे रीवैल्यूएशन में लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसे डायरेक्टली इसकी जर्नल एंट्रीज पास होती है और डायरेक्टली हम इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट करते हैं और लॉस होगा तो डेबिट करते हैं। लेकिन जो ये दोनों जो केसेस है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट और डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, ये दोनों जो केसेस है, इस केसेस में रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री जाती है। इन दोनों केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट में एंट्री जाती है जब भी असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी मतलब प्रॉफिट होगा, और जब भी
असेट की लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट होगा, और ऐसे केसेस में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। और जब भी असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी या लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी तो लॉस होगा, और ऐसे केसेस में रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। तो नॉमिनल अकाउंट का रूल्स क्या है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जब भी प्रॉफिट होगा, इनकम या गेन होगा, तो हम उस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब भी लॉस होगा, एक्सपेंडिचर होगा, लॉस होगा, तो हम उस अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, तो ये था क्या, किस वजह से हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, क्यों बनाते हैं, ये हमने जान लिया। अब हम जानेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या पास होती है। ठीक है, और ये जो भी प्रॉफिट्स हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या लॉस डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, हम कौन से रेशियो में करेंगे? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है ए और बी का, उस रेशियो में हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इनके बीच में। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज कैसे पास होती है। तो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि रीवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड क्या क्या जर्नल एंट्रीज आती है, और रीवैल्यूएशन अकाउंट हम कैसे बनाते हैं, और उसकी पोस्टिंग कैसे होती है। सबसे पहले आपको एक चीज़ याद रखना है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो जब भी आपको लगता है कि प्रॉफिट हो रहा है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, और जब भी आपको लगता है कि लॉस हो रहा है तो उस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो एक एक करके हम जर्नल एंट्रीज पढ़ते हैं और उसकी पोस्टिंग भी करते हैं। तो पहला जर्नल एंट्री क्या दिया है? इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, यानी कि जब भी असेट की वैल्यू इंक्रीज होगी, जब भी न्यू पार्टनर ऐड होता है बिजनेस में, ऐड करते हैं तो सारे असेट्स एंड लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन की जाती है, उसका मार्केट वैल्यू उस टाइम पे क्या है वो देखा जाता है। तो रीवैल्यूएशन के वक्त अगर हमें पता चला है कि किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो उस वक्त एंट्री क्या आएगा? असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि अगर असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है। असेट क्या है हमारा? जिससे कि हम फ्यूचर में प्रॉफिट कमाते हैं, तो इसलिए जब भी असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट होता है, और इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट फिर क्या होगा? क्रेडिट होगा, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया जब भी प्रॉफिट होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, और जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट करेंगे, क्योंकि वो नॉमिनल अकाउंट होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ देखिए एंट्री भी वही आ रहा है, असेट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जिस असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, यहाँ उस असेट का नाम आ जाएगा। जैसे ये लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ लिखेंगे लैंड अकाउंट डेबिट। फर्नीचर की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, और जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ठीक है, तो इसकी पोस्टिंग करते हैं हम। अब रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बाय असेट अकाउंट। बाय असेट अकाउंट लिखेंगे, यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि लेजर का क्या रोल होता है, लेजर पोस्टिंग का, कि जिसका लेजर अकाउंट है उसका नाम कभी भी वहां नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे हम किसका नाम लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसकी अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है उसका नाम लिखेंगे। जिस असेट के अगेंस्ट में वो क्रेडिट होगा उस असेट का नाम आएगा। यहाँ हमने असेट का नाम नहीं लिखा है, असेट लिखा है, तो यहाँ पे भी हमने असेट लिख दिया। अगर वहाँ फर्नीचर लिखा होता तो यहाँ फर्नीचर अकाउंट लिखते। ठीक है, यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ। ये एंट्री हमने क्यों पास की? जब इंक्रीज होगा, क्या इंक्रीज होगा? असेट का वैल्यू। जब भी असेट का वैल्यू इंक्रीज होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, और इस तरह से एंट्री आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ जितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहा है उतना अमाउंट लिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड की वैल्यू, हमने जो एग्जांपल देखा उसमें लैंड की वैल्यू थी 5 लाख, जो कि इंक्रीज हो गई जब रीवैल्यूएशन हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त। तो रीवैल्यूएशन के वक्त पता चला कि उसकी वैल्यू 3 लाख से बढ़ गई, 8 लाख हो गई। तो 3 लाख जो बढ़ गया है वो 3 लाख यहाँ पे लिखेंगे, ना कि पूरा 8 लाख। जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उतनी ही लिखेंगे, हम पूरा अमाउंट नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमने पहली एंट्री कर दी। अब दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा दिया है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, यानी कि जब असेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है,
रीवैल्यूएशन कर रहे हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त और हमें पता चल रहा है कि किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई, तो ऐसे केस में एंट्री क्या करनी पड़ेगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। किसी असेट की वैल्यू अगर डिक्रीज होती है तो लॉस होता है और लॉस के वजह से हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जब भी लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री आ जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में एंट्री करेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2। डेबिट साइड में हम 2 लिखते हैं, क्रेडिट साइड में बाय लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 2, किसके अगेंस्ट में डेबिट हो रहा है वो नाम लिखेंगे हम, तो किसके अगेंस्ट में हो रहा है, असेट के, तो यहाँ लिखेंगे असेट। जिस असेट का नाम दिया होगा वो असेट आप लिखेंगे, ठीक है। फिलहाल हम असेट ही लिखते हैं, असेट अकाउंट। और यहाँ पे ब्रैकेट में मैं आपको लिख करके बता दे रही हूँ कि ये एंट्री किस लिए हो रहा है, ये एंट्री हो रहा है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट। असेट की वैल्यू डिक्रीज होगी तो यहाँ ऐसे एंट्री आ जाएगा और जितने अमाउंट से डिक्रीज हो रहा है उतना हम यहाँ अमाउंट लिखेंगे। जैसे कि मान लो बिल्डिंग है, बिल्डिंग की वैल्यू थी 10 लाख, लेकिन जब रीवैल्यूएशन हुआ एडमिशन ऑफ पार्टनर के वक्त तो पता चला कि उसकी वैल्यू हो गई है 7 लाख, तो 3 लाख का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे हम 3 लाख लिखेंगे, ठीक है, 3 lakhs लिखेंगे, ना कि पूरा 7 लाख। ओके, तो अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, लायबिलिटी क्या होता है, कर्ज होता है, हमें भरना पड़ता है, और जब लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है यानी कि हमें ज़्यादा पैसा भरना पड़ेगा तो लॉस होगा इस केस में। और लॉस के केस में क्या होता है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होता है। तो यहाँ रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है और जिस लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उस लायबिलिटी की अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस में असेट और लायबिलिटीज अकाउंट तो नहीं बनाना होता है, इसलिए सिर्फ जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है तो रीवैल्यूएशन की एंट्री आप कर देंगे और असेट की एंट्री जो जनरल एंट्री हम पास करेंगे, लेकिन पोस्टिंग नहीं करने की ज़रूरत है क्योंकि आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में असेट्स का लेजर या लायबिलिटीज का लेजर अकाउंट नहीं बनाने के लिए कहा होता, ठीक है। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि लॉस हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 अगेंस्ट में जिसका नाम आ रहा है, क्या आ रहा है, लायबिलिटी अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे 2 लायबिलिटी अकाउंट। आपको ऐसे लायबिलिटी करके नहीं दिया होगा, जिस लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है उसका नाम दिया होगा, तो इस तरह से लिखा होगा, तो वो नाम आप लिख देंगे यहाँ पे। तो फिलहाल अभी हमें नहीं पता कौन सा लायबिलिटी है, सिर्फ लायबिलिटी लिखा है तो हम लायबिलिटी अकाउंट लिखते हैं। और यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख के बता देती हूँ, ये एंट्री हमने किस लिए किया, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी। तो जब भी लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगी रीवैल्यूएशन में, तो ये एंट्री आ जाएगा और यहाँ पे हम अमाउंट लिख देंगे। कितना अमाउंट लिखेंगे, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उतना ही अमाउंट लिखेंगे, पूरा अमाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या है, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी की वैल्यू अगर डिक्रीज हो गई, लायबिलिटी क्या होता है, कर्ज होता है और लायबिलिटी का पैसा हमें भरना पड़ता है, तो अगर लायबिलिटी की वैल्यू कम हो गई, डिक्रीज हो गई, मतलब हमें कम पैसा भरना है, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है, हमें कम पैसा भरना है। तो इस केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। जब जब प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब जब लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा। तो क्या एंट्री आ जाएगा, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। जिस लायबिलिटी की वैल्यू कम हो रही है उस अकाउंट को, उस लायबिलिटी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय, किसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है, लायबिलिटी, तो यहाँ लिखेंगे बाय लायबिलिटी अकाउंट। जिस लायबिलिटी का नाम दिया होगा वो नाम लिखेंगे, फिलहाल हमें सिर्फ लायबिलिटी दिया है तो हम लायबिलिटी लिखते हैं। तो ये कौन से केस में एंट्री आ गई, जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई, लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई तो ये एंट्री आ गई। और जितनी वैल्यू से डिक्रीज होगी, जितना रुपया डिक्रीज हो रहा है उतना ही अमाउंट हम लिखेंगे, पूरी वैल्यू नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है हम देखते हैं,
नेक्स्ट एंट्री है रिकॉर्डिंग द अनरिकॉर्डेड असेट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे असेट्स हैं जिनकी एंट्री उनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंस शीट में की ही नहीं गई है, उसको एंटर ही नहीं किया गया है। तो ऐसे एंट्रीज, ऐसे अनरिकॉर्डेड असेट्स को हमें जब हम रीवैल्यूएशन करते हैं, न्यू पार्टनर को ऐड करते हैं, असेट्स एंड लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन होती है, उस वक्त उस असेट्स और वैसे लायबिलिटीज की भी एंट्री हमें करनी पड़ती है। और उसकी एंट्री कहाँ जाएगा? पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखेंगे और बाद में बैलेंस शीट में पोस्टिंग होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो न्यू फर्नीचर परचेस हुआ था लेकिन उसकी एंट्री बैलेंस शीट में नहीं हुई थी, तो उसे हम बोलेंगे अनरिकॉर्डेड असेट्स, और उस असेट्स की एंट्री हमें अब करनी पड़ेगी जब न्यू पार्टनर ऐड हो रहा है। तो उसके लिए हम उसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में पहले लिखेंगे, क्योंकि असेट अब इंक्रीज हो रहा है ना, असेट यहाँ पे अनरिकॉर्डेड असेट की एंट्री हम कर रहे हैं, मतलब बिजनेस में क्या हो रहा है, बैलेंस शीट में क्या हो रहा है, असेट इंक्रीज होगा। तो असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? प्रॉफिट होगा। इस केस में असेट जो लिखा ही नहीं गया था बैलेंस शीट में, अब उसे लिख रहे हैं तो उससे असेट बढ़ जाएगा, तो असेट बढ़ जाएगा यानी प्रॉफिट होगा। ठीक है, इनके लिए इनकम है बिजनेस के लिए। तो ऐसे केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे और जो अनरिकॉर्डेड असेट्स था उस असेट्स का नाम लिखेंगे, उसे हम डेबिट करेंगे। मान लो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर था, फर्नीचर ऐसा फर्नीचर था जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ था बैलेंस शीट में, तो हम उस फर्नीचर का नाम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और जितने की वैल्यू अनरिकॉर्डेड थी, जितना अमाउंट रिकॉर्ड करना बाकी था, उतना ही अमाउंट हम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बाय जिस असेट की वैल्यू रिकॉर्ड नहीं हुई थी, अनरिकॉर्डेड था, उस असेट का नाम आ जाएगा असेट अकाउंट। और यहाँ ब्रैकेट में मैं आपको लिख दे रही हूँ कौन सा एंट्री है, अनरिकॉर्डेड असेट। अनरिकॉर्डेड असेट के वक्त ये एंट्री आ जाएगा और यहाँ पे हम जितने का असेट था जो अनरिकॉर्डेड है उतनी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री अब हम देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? रिकॉर्डिंग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो जब भी न्यू पार्टनर ऐड होता है, सारे अनरिकॉर्डेड असेट और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी दोनों एंटर किए जाते हैं न्यू बैलेंस शीट में, और उसके पहले हम उसे कहाँ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट में। क्योंकि अगर लायबिलिटी अनरिकॉर्डेड है, अब उसे रिकॉर्ड करेंगे, मतलब लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ जाएगी, और लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है मतलब क्या हो रहा है? बिजनेस के लिए लॉस हो रहा है। ऐसे के मतलब हम इसे मान के चलते हैं एज कि लॉस हो रहा है, लायबिलिटी बढ़ गई मतलब ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, तो समझ लो कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो लॉस होगा तो हम कहाँ लिखते हैं? रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में। तो इसलिए देखिए यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है। क्या एंट्री आ रहा है? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू न्यू लायबिलिटी अकाउंट, यानी कि जिस लायबिलिटी की नाम एंटर नहीं की गई थी, रिकॉर्ड नहीं किया गया था, उस लायबिलिटी का नाम। ठीक है, यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये लॉस हो रहा है। ठीक है, ये आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे प्रॉफिट लॉस लिखा है, ऐसा हम मान के चलेंगे, जिससे कि पोस्टिंग कैसे करनी है आपको समझना आसान हो जाएगा, इसलिए मैं ऐसे यहाँ लिखते जा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे किससे डेबिट हो रहा है? अगेंस्ट में क्या है? न्यू लायबिलिटी अकाउंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू न्यू लायबिलिटी अकाउंट, टू न्यू लायबिलिटी अकाउंट। जिस लायबिलिटी का नाम दिया रहेगा वो नाम लिखेंगे। अगर क्रेडिटर्स दिया है तो टू क्रेडिटर्स अकाउंट, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है तो टू बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। जो भी लायबिलिटी की वैल्यू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एंटर की जा रही है उसका नाम हम लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ क्या चीज़ की एंट्री हो रही है? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी की। और जितना वैल्यू था उस लायबिलिटी का, जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, उतना यहाँ पे अमाउंट एंटर कर देंगे। तो ये एंट्री हमने देख लिया यहाँ तक पूरा। अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री क्या है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये रीवैल्यूएशन अकाउंट, एक बार ये सारी पोस्टिंग इसकी जब हो जाती है, जितने भी असेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है उसकी एंट्री, जितने भी असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है उसकी एंट्री, जितने भी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है उसकी एंट्री, ये सारी एंट्रीज जब हम कर देते हैं उसके बाद हम इसे टैली करते हैं। तो टैली करने के लिए अब जैसे कि ये नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट साइड में सारा क्या है?
इनकम एंड गेन्स यानी कि प्रॉफिट, और डेबिट साइड में जो भी एंट्रीज है वो सब क्या है, लॉसेस, लॉस की एंट्री है। तो अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, डेबिट साइड का टोटल कम होगा, यानी कि प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हमें बैलेंस खो के जो मिलेगा माइनस करके डिफरेंस जो आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट इन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। अगर उसी तरह से डेबिट का बैलेंस ज़्यादा आएगा, डेबिट में ज़्यादा टोटल आएगा और क्रेडिट का टोटल कम होगा यानी कि लॉस ज़्यादा है, तो जो भी माइनस करके डिफरेंस आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। तो जब भी अगर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट में यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट मिलेगा यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होगा, तो एंट्री क्या आएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। कैपिटल या तो करेंट अकाउंट के पार्टनर्स के, उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो इसे रीवैल्यूएशन अकाउंट में यहाँ डेबिट कैसे होगा, मान लो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है तो ही प्रॉफिट मिलेगा हमें, तो क्रेडिट साइड का जो भी टोटल होगा उस टोटल में से पहले तो वो टोटल हम लिखेंगे यहाँ दोनों साइड, और यहाँ पे ये जो इस साइड का डेबिट का जो टोटल आएगा उसको क्रेडिट के टोटल में से हम माइनस करेंगे। जो बैलेंस आएगा, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है तो जो बैलेंस आएगा वो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम एंटर करेंगे। पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा था इस तरह से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी क्या था, एक नॉमिनल अकाउंट था, तो वहाँ पे भी जब प्रॉफिट होता था तो हम डेबिट साइड लिखते थे और लॉस होता था तो कहाँ लिखते थे, क्रेडिट साइड। तो वैसे हम यहाँ पे भी करेंगे, प्रॉफिट आ रहा है तो हम रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड लिखेंगे, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट यहाँ पे डेबिट होगा, इसलिए एंट्री क्या आ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। और किस तरह से लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स। अभी ये किसके नाम से क्रेडिट हो रहा है, ये जो भी प्रॉफिट आएगा उसे हम किसके अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल या तो करंट अकाउंट, अगर हम सब में बना रहे हैं तो करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे। ठीक है। तो अगर ये अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम नाम किसका लिखेंगे, जो अगेंस्ट में आ रहा है। तो अगेंस्ट में क्या है, क्या क्रेडिट हो रहा है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सब में करंट अकाउंट बनाया है तो यहाँ पे कैपिटल अकाउंट ना लिख के हम करंट अकाउंट लिखेंगे। ठीक है। और जो दोनों पार्टनर्स के नाम है वो यहाँ नाम लिखेंगे। अब जैसे हमने एग्जांपल में लिया है ए एंड बी, तो ए और बी में जो भी प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट मिला है, उसे हम इनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और उनके यहाँ सामने यहाँ पे हम लिख देंगे। यहाँ पे आपको अमाउंट का 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। ये एग्जांपल जस्ट मुझे शो करना था फॉर्मेट, इसलिए मैंने एक ही कॉलम बनाया। तो यहाँ पे आप 2 कॉलम बनाएंगे और इसका जो भी टोटल होगा फिर आप यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है। तो ये ए और बी के कौन से अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट में। अगर करंट अकाउंट बना है तो वहाँ पे क्रेडिट साइड में ट्रांसफर होगा। मैंने भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है, अभी मैं थोड़ी देर के बाद आपको ड्रॉ करके दिखाऊंगी, क्योंकि एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस की भी जर्नल एंट्रीज में अभी सिखाने वाली हूँ, तो वो मैं आपको बताऊंगी। तो उस वक्त मैं ये भी एंट्री आपको दिखा दूंगी कि कैसे करना है। तो यहाँ एंट्री क्या हो रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट जब भी प्रॉफिट होगा रीवैल्यूएशन में, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा, तो ये डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड में उसकी एंट्री की जा रही है। और कैसे लिखेंगे, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ उनके अकाउंट को क्रेडिट किया जा रहा है, तो अगेंस्ट में जो क्रेडिट होता है उसका ही नाम आता है, रीवैल्यूएशन का तो नाम नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है। और यहाँ पे जो पार्टनर्स हैं ओल्ड पार्टनर्स, उन्हीं के नाम लिखेंगे और उनके नाम पे हम इसे क्रेडिट करेंगे। ठीक है। और जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, कौन सा रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डिवाइड करेंगे, शेयर करेंगे और ऐसे टोटल करके आउटर कॉलम में लिख देंगे। उसी तरह से अगर लॉस होता है, अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस मिलता है, लॉस कब मिलेगा, जब डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा। डेबिट साइड सारे लॉसेस लिखते हैं हम, नॉमिनल अकाउंट है ये, तो लॉसेस को डेबिट करते हैं। तो सारे लॉस जो डेबिट साइड में है, अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा होगा, क्रेडिट का टोटल कम होगा, तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस मिलेगा। और लॉस कहाँ लिखते हैं, हम इस साइड लिखते हैं। हमने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में सीखा है, लॉस कहाँ लिखते हैं, इस साइड लिखते हैं। तो यहाँ डेबिट के टोटल में से क्रेडिट का टोटल माइनस करेंगे और जो भी बैलेंस आएगा उसे हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल
और अगर करंट अकाउंट है तो करंट अकाउंट, और इसे अंडरलाइन करके हम जो दोनों पार्टनर हैं उनके नाम लिखेंगे। तो हमने एग्जांपल में ए और बी लिखा है तो ए और बी लिखेंगे, और यहाँ भी उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम लॉस को डिवाइड कर देंगे। जितना भी लॉस मिला है रीवैल्यूएशन में वो लॉस हम ए और बी में उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे इनर कॉलम में, और उसे टोटल करके हम आउटर कॉलम में लिख लेंगे। और फिर इसका ये ट्रांसफर कहाँ होगा? पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट या तो करंट अकाउंट की कौन से साइड में? डेबिट साइड में। यहाँ क्रेडिट में आ रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में कहाँ ट्रांसफर होगा? डेबिट साइड में। ये प्रॉफिट है, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ प्रॉफिट, और ये क्या है? लॉस है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं लॉस। ठीक है, तो इस तरह से आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट में कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है वो निकालना होता है, और उसको कहाँ ट्रांसफर कर देना होता है? पार्टनर्स के कैपिटल या तो करंट अकाउंट अगर बनाना है क्वेश्चन में तो करंट अकाउंट में हम वो लॉस या प्रॉफिट ट्रांसफर करेंगे। कौन से रेशियो में? ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये शेयर सिर्फ ओल्ड पार्टनर को मिलेगा, मैंने पहले ही बताया, उसमें न्यू पार्टनर को कोई शेयर नहीं मिलेगा, ना तो प्रॉफिट में ना तो लॉस में। ठीक है, तो अब इतना हमने देख लिया, ये सारे जनरल एंट्रीज देख लिए। अब हम देखते हैं कि जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट था, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस, ठीक है, जो लायबिलिटी और एसेट साइड में मैंने बोला था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया होता है अगर, या रिजर्व्स एंड सरप्लस या जनरल रिजर्व्स, ऐसा जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है जो कि पार्टनर्स ने अभी तक डिवाइड नहीं किया है, बिजनेस में ही है, और एडमिशन ऑफ पार्टनर के करने के पहले, न्यू पार्टनर को एडमिट करने के पहले उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, तो उसकी क्या जनरल एंट्रीज आती है और उसका इफेक्ट क्या होता है पार्टनरशिप के कैपिटल अकाउंट में, वो हम देखते हैं। उसकी एंट्री यहाँ रिवैल्यूएशन में नहीं जाती क्योंकि ऑलरेडी उसकी वैल्यूएशन तो हो गई है, प्रॉफिट तो निकल गया है, तो वो डायरेक्टली हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट या डेबिट करते हैं। तो वो कैसे करते हैं अभी हम वो देखते हैं। ठीक है, और ये जो एंट्री था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहाँ लॉस जब होगा रिवैल्यूएशन में तो ये डेबिट होगा, और जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा। तो इसकी भी मैं एंट्री करके दिखाती हूँ, ठीक है, ड्रॉ करके अभी। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि इसकी पोस्टिंग जो लास्ट के दो एंट्रीज थे, प्रॉफिट इन रिवैल्यूएशन अकाउंट और लॉस इन रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी पोस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कैसे की जाती है, और उसके अलावा जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है या एक्यूमुलेटेड लॉस होता है, ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और यहाँ पे एक्यूमुलेटेड लॉस, इनकी एंट्रीज कैसे ट्रांसफर किया जाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमने बना दिया है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, और यहाँ तीनों पार्टनर्स के नाम, यहाँ भी तीनों पार्टनर्स के नाम। यहाँ पे जो ओल्ड पार्टनर्स है उनका जो भी कैपिटल बैलेंसेस होगा, आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वो हम पहले लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। ठीक है, उसके बाद अब हम और भी बहुत सारे एंट्रीज होती है, गुडविल की एंट्रीज और भी बहुत सारे अलग अलग एंट्रीज होते हैं, लेकिन फिलहाल हम अभी सिर्फ रीवैल्यूएशन और जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस है उसकी बात कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड जो एंट्रीज होती है वो मैं बता रही हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट जब मैं पढ़ाऊंगी तब मैं और इसमें क्या एंट्रीज होता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अब ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमने डेबिट किया था, डेबिट साइड में लिखा था, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कहा जाता है क्रेडिट साइड में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। तो इसके क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे जब भी रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट ट्रांसफर होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, किसके अगेंस्ट में ये अकाउंट जो है, किसके अगेंस्ट में क्रेडिट हो रहा है, रीवैल्यूएशन के। तो यहां लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखेंगे प्रॉफिट। ठीक है, जितना भी प्रॉफिट हुआ होगा वो जितना हमने ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट किया है दोनों पार्टनर में, वो अमाउंट हम यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है, और सी को तो नहीं मिलेगा उसमें से,
ऐसे लिख देंगे। उसी तरह से जब लॉस होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो लॉस भी ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। तो लॉस हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट करेंगे। जब भी रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस होता है तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है, उनके डेबिट साइड में उस लॉस को ट्रांसफर करते हैं। तो हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टू अगेंस्ट में क्या है, रीवैल्यूएशन। तो रीवैल्यूएशन का नाम आएगा यहाँ पे टू रीवैल्यूएशन अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। तो लॉस कितना, जो भी जितना भी होगा और ए और बी में जितना हमने उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा वहाँ सेम वैसे लिख देंगे ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। और सी को तो नहीं मिलेगा, इसमें से कुछ भी लॉस नहीं बेयर करना पड़ेगा, तो वो हम यहाँ डैश कर देंगे। इस तरह से हम लिख देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है बिजनेस में, जो अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है लेकिन न्यू पार्टनर को ऐड करने से पहले इसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ओल्ड पार्टनर्स के बीच। कौन से रेशियो में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो उसकी एंट्री क्या होती है हम ये देखते हैं। तो ये कुछ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स के मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स ऐसे नाम लिख दिए हैं, और भी कुछ जैसे जनरल रिजर्व्स वगैरह ये भी होता है, लेकिन फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 एग्जांपल लिखा है। ज़्यादातर ये जनरल रिजर्व्स एंड सरप्लस एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस, इसी टाइप के प्रॉफिट्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स दिए होते हैं। तो इसकी एंट्री क्या आएगी, जिस तरह का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको दिया है उसे डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के या करंट अकाउंट के क्रेडिट में हम उसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। कौन से रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय, अगर सपोज रिजर्व एंड सरप्लस दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्या करना है, क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिजर्व्स एंड सरप्लस। और उस रिजर्व्स एंड सरप्लस के अमाउंट को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करेंगे और जितना आएगा उतना हम उनके अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है। सी को नहीं देंगे, इसमें से सी शेयर नहीं लेगा इसमें से, क्योंकि वो न्यू पार्टनर है। उसी तरह से अगर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस दिया है तो वो भी हम यहाँ पे ऐसे ही लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जितना भी होगा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से बांट देंगे और उनके अकाउंट में लिख देंगे, ठीक है, ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में। जब भी आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लायबिलिटी में दिया है, मतलब आपको समझ जाना है क्रेडिट बैलेंस है और वो प्रॉफिट होता है, तो उसकी एंट्री ऐसे आएगी। लेकिन जब भी आपको लायबिलिटीज में ना दे करके अगर प्रॉफिट एंड लॉस असेट्स में दे दिया है, यानी कि वो डेबिट बैलेंस होता है, तो उसकी एंट्री इस तरह से आएगी। तो ये हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि एक्यूमुलेटेड लॉस की एंट्री कैसे होती है। तो एक्यूमुलेटेड लॉस आपको दिया है, अगर ज़्यादातर एक्यूमुलेटेड लॉस एक ही टाइप का आपको क्वेश्चन में दिया है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, यानी कि असेट साइड में दिया होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो उसमें क्या एंट्री आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। ये लॉसेस हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। जैसे कि यहाँ पे भी जो लॉस हो रहा था वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर हो रहा था, वैसे यहाँ भी जो भी लॉसेस एक्यूमुलेटेड लॉस है, पहले की जमा हुई लॉसेस है, वो भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ओल्ड पार्टनर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। तो यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है, तो यहाँ पे हम डेबिट में लिखेंगे। किसकी अगेंस्ट में डेबिट हो रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आपको चाहिए तो ब्रैकेट में लिख देना डेबिट बैलेंस, नहीं लिखना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि ये लॉस था। और जो इनका ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उसमें हम डिस्ट्रीब्यूट उसके हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड पार्टनर्स में, और सी को इसमें कुछ भी बेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से हम पोस्टिंग करेंगे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अभी टैली नहीं होगा, क्योंकि इसमें अभी बहुत सारे और भी एंट्रीज आती है, गुडविल की भी एंट्रीज आती है और कैपिटल एडजस्टमेंट भी हमें करना पड़ता है। तो वो कैसे करना है, कैपिटल एडजस्टमेंट की क्या एंट्रीज होती है और वो एंट्रीज हमें कैसे करना है, उसके रिलेटेड जर्नल एंट्रीज क्या होती है, उसकी पोस्टिंग कैसे करनी है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।